नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे अप्रैल महीने की पार्ट 2 की, यानी कि दूसरे वीक की। इस वीक के करंट अफेयर में हम लोग 8 से 14 अप्रैल को रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 7 अप्रैल को देखा था। कुछ लोगों को वीकली पसंद आती है तो वीकली सीरीज फॉलो करते हैं, कुछ लोग को मंथली पसंद आती है मंथली फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग डेली करंट अफेयर देखते हैं। तो देखो, आप लोग के लिए हर प्रकार की सीरीज में प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। देर सवेर आपको हर प्रकार की वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, सबकी प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट से भी चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का लिंक। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, साथ ही साथ आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए आए हो तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हर प्रकार के यहाँ पर सीरीज दी जाती है। चाहे आप डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं डेली करंट अफेयर देखिए, चाहे वीकली देना चाहते हैं वीकली देखिए, चाहे मंथली देखना चाहते हैं मंथली देखिए। डिटेल कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास हमेशा रहता है, और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, 95% चांसेस होते हैं कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड की ही जाएगी। ये सब आप हमारे एप्लीकेशन एमजीटी ऐप पर प्राप्त कर सकते हो। वहीं पर आप क्विज सेक्शन में जाकर के फ्री में हर एक महीने के हर एक सप्ताह की क्विज, हर एक दिन की क्विज, सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। पीडीएफ भी आपको दी जाती है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाना है, एमजीटी एजुकेशन लिख करके सर्च करना है, आपको ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते का पहला क्वेश्चन। अब चूंकि पिछले हफ्ते में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन कवर किए थे, तो यहाँ 28 से हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये डब्ल्यूएचओ के स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 7 अप्रैल 1948 को ही डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार का खास भी है, क्यों? क्योंकि 1948 से अगर आप जोड़ोगे तो 2023 जो होता है, ये 75 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसकी 75वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई। इस बार की थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है ना, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका है, नीचे वाले का। हेल्थ फॉर ऑल जो है ये इसकी थीम है। केवल इतना ही थीम आपको याद रखना है। थीम छोटी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम याद रखिएगा आप। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है डब्ल्यूएचओ का, और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एधनोम। आगे, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों, नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है, ये है छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट। अभी इसी महीने बहुत सारे प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, और जीआई टैग को लेकर के मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। आप ये जब वीडियो देख रहे हो, ये हो सकता है वीडियो आ भी गई हो। अगर वीडियो आ गई होगी तो आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है जीआई टैग एमजेटी एजुकेशन। क्या सर्च करना है? जीआई टैग एमजेटी एजुकेशन। आपको वो वीडियो मिल जाएगी लेटेस्ट वाली, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर नागरी दुबराज चावल की बात करेंगे। ये बहुत ही फेमस यहाँ का प्रोडक्ट है छत्तीसगढ़ का, और इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए और ज्यादा ब्रांडिंग करने के लिए इसे दिया गया जीआई टैग। इसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है? बिहार का मिर्चा चावल, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और आदम चीनी चावल। ये 4 प्रोडक्ट हैं जिनको अभी रिसेंटली दिया गया उत्तर प्रदेश में जीआई टैग। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, असम का असमिया गमछा, तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम, नागालैंड का नागा मिर्च और नागा कुकुम्बर या नागा खीरा। क्लियर? ये सभी जीआई टैग। जीआई टैग जब भी बात आए तुरंत 2 पॉइंट आप रिवाइज कीजिएगा कि इसके लिए सबसे पहले बिल लाया गया था 1999 में। ये बिल 2003 में जाकर के बना एक्ट, और फिर पहला प्रोडक्ट जो बना वो बना दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004 में मिला जीआई टैग, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है ना, दार्जिलिंग की चाय ये पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उत्पाद टैग। अगला, भौगोलिक संकेतक चिन्ह भी इसे कहते हैं। अगला, फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो फीफा के द्वारा दोस्तों रैंकिंग नई जारी की गई है, और इसमें भारत को 101वें स्थान पर रखा गया है। इस बार भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग देख पाओगे आर्टिकल भी। इंडिया जंप 5 प्लेसेस, एक्चुअली में इंडिया था 106 स्थान पर, और अब 5 कदम कूद करके 101वें स्थान पर आ गया है फीफा रैंकिंग में। इस बार की फीफा रैंकिंग में टॉप पर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ही ये विजेता भी है, विश्व विजेता यहाँ पर लिख देते हैं, विश्व विजेता। फीफा वर्ल्ड कप इसने जीता है 2022 का। ठीक है,
सेकंड पर फ्रांस है जो कि रनर अप रहा था। थर्ड पर ब्राजील है। भारत है 101वें स्थान पर। फीफा की अगर बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुटबॉल फुल फॉर्म होता है। 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं इसके गियानी इन्फेंटिनो। आगे, हाल ही में कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया? तो दोस्तों कवच नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये अंडमान और निकोबार में आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। रिपब्लिक भारत का अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्ट लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। देखो अंडमान और निकोबार ये एक ऐसी जगह है जहां पर एक कमांड है अंडमान और निकोबार कमांड के नाम से, और ये भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस यूनिट है, यानी त्रिसेवा इकाई है। त्रिसेवा इकाई कौन सी होती है? ऐसी यूनिट मिलिट्री की, ऐसी यूनिट अपने आर्मी की जहां पर मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों का हो एक साथ। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार कमांड के अंतर्गत आता है जहां पर तीनों सेनाएं हैं। ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है। ऐसे और कमांड बनाए जाएंगे आगे आने वाले भविष्य में। तो एक्स कवच ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टाइम 100 रीडर पोल में टॉपर कौन है? तो इसमें टॉपर बताए गए हैं शाहरुख खान। अभी शाहरुख खान को एक और लिस्ट में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी में रखा गया है, मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर टाइम 100 रीडर पोल में भी इनको टॉप पर रखा गया है। आप देख पाओगे 2023 का टाइम 100 रीडर पोल, टाइम मतलब टाइम मैगजीन जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें शाहरुख खान को शीर्ष पर रखा गया है। इसमें दुनिया भर के लोगों ने वोट किया और सबसे ज्यादा 4% रेटिंग वोटिंग अकेले शाहरुख खान को मिली। फिर सेकंड पर ईरानी महिलाएं हैं, कोविड हेल्थ वर्कर तीसरे पर हैं, प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल ये 1.9% वोट के साथ चौथे पर हैं, पांचवें पर लियोनेल मेसी। ठीक है, ये देखिए ध्यान रखिएगा टाइम 100 रीडर पोल है। अभी जो आगे आएगा वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट आएगी, प्रभावशाली लोगों की लिस्ट। ठीक है, उसमें भी शाहरुख खान को शामिल किया गया, साथ ही साथ एस राजामौली को शामिल किया गया। चलिए अगला, नाडा ने 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की विजेता संजीता चानू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने इनको डोपिंग मामलों में संलिप्त पाया है संजीता चानू को, और इन पर लगा दिया है बैन। कितने सालों का? 4 सालों का बैन लगाया है। ये हैं वेट लिफ्टर, यानी कि जो भारोत्तोलक होती हैं वो होती है, संजीता चानू है। ठीक है, और इन पर एनाबलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड रोस्तानोलोन के लिए इनको पॉजिटिव पाया गया है। ये एक प्रकार का ड्रग है जो खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, और महिलाओं में वैसे ही स्तन कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। तो फिलहाल वाडा द्वारा ये प्रतिबंधित है। वाडा बोले तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसको लेकर के नाडा जो सेम ऐसा ही काम करने के लिए भारत में एजेंसी है, इसने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। आगे, हाल ही में किस बैंक ने रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस को आसान बनाएगा बैंकों के लिए। ठीक है, आरबीआई टू सिंप्लीफाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पोर्टल टू बी नेम्ड प्रवाह। ओके, तो प्रवाह का फुल फॉर्म भी आपके सामने है, हालांकि ये फुल फॉर्म बहुत लंबा है तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। प्लेटफॉर्म फॉर द ग्रांट ऑफ अप्रूवल एंड अथोराइजेशन फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस। ठीक है, आगे, हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया? तो अडानी पावर लिमिटेड के द्वारा बांग्लादेश में पावर सप्लाई शुरू की गई है। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जो चल रहा था और अब ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके द्वारा अडानी ग्रुप के द्वारा अब गोड्डा प्लांट जो है ये अब रन करना शुरू कर चुका है। गोड्डा प्लांट अडानी पावर ने बनाया है, कहां पर? बांग्लादेश। इसकी क्षमता होगी 1600 मेगावाट की। ठीक है, झारखंड में भारत में एक नया बिजली संयंत्र भी इसी के द्वारा खोला गया है। ठीक है, तो झारखंड से गोड्डा जिले में ये जाएगा बिजली। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए एक यंत्र, एक मशीन लॉन्च किया है टेम्पो नाम से? तो इसे लॉन्च किया है नासा ने। नासा ने अभी स्पेस एक्स के साथ मिल करके इसे लॉन्च किया है। स्पेस एक्स आप जानते हो, स्पेस एक्स बड़ी मदद करता है नासा की। स्पेस एक्स ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है एलन मस्क की, और ये हेल्प करता है नासा की। नासा जो है ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो ये दोनों क्या करेंगे, मिल करके एक ऐसा डिवाइस लॉन्च किए हैं टेम्पो नाम से, जो मॉनिटर करेगा एयर पॉल्यूशन को स्पेस से। ठीक है, तो टेम्पो का फुल फॉर्म ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। बेसिकली आप समझो एक ऐसा डिवाइस जो अपने ट्रोपोस्फेयर में घूमता रहेगा
और हमारी पृथ्वी पर कितना पॉल्यूशन कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कर रहा है, ये ऊपर से ही देख करके बताएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे, हाल ही में गज उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो गज उत्सव दोस्तों ये असम में मनाया गया, और खास बात इसकी ये रही कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी भी पहुंची थी। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जाकर के इसको इनॉग्रेट किया, गज उत्सव 2023। ओके, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में इवेंट आयोजित करके ये आयोजन किया गया था इसका, गज उत्सव का। इसमें भोरताल, झुमरू और बिहू नृत्य किए गए, जो कि वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है असम का। ये सभी असम के नृत्य हैं। बीच बीच से देखो ये सब क्वेश्चन मिलते रहते हैं ना, और वैसे भी डेली करंट अफेयर में मैं आपको जो राज्यों वाला पेज होता है उसमें ये सारी चीजें दिया ही रहता हूँ, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा नृत्य कहाँ का होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी बिहू नृत्य ने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11,000 लोग एक साथ आकर के बिहू कर रहे थे। ओके, आगे देखते हैं। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी ने माउंट कंचनजंगा अभियान भी शुरू किया है। अगला, भारत सरकार ने किस अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने अभी भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी है। ये एक नई स्पेस पॉलिसी होगी भारत के लिए, और इस पॉलिसी के तहत कोशिश किया जाएगा कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ावा दिया जाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पेस एक्स बड़ी मदद करता है नासा की, ऐसे ही भारत के भी कुछ जो स्टार्टअप हैं, जो स्पेस से रिलेटेड स्टार्टअप हैं, जैसे स्काई रूट हो गया, अग्निकुल एरोस्पेस हो गया, इन दोनों का नाम याद रखना। वैसे ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा चर्चे में आने वाले हैं। ठीक है, स्काई रूट या अग्निकुल एयरलाइंस, ये इसरो की बहुत मदद करेंगे आने वाले टाइम पे। तो ऐसे और सारे स्टार्टअप आ सके, और जिससे इसरो को भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाने होते हैं वो इनसे निपटवा लिए जाए। ठीक है, और कम दाम में भी हो जाएगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि एक नई पॉलिसी लाई जाए, स्पेस पॉलिसी, जिसमें इनकी तो मदद ली ही जाए, इनको बढ़ावा दिया ही दिया जाए, साथ ही साथ इनको रेगुलेट भी किया जा सके, इनको नियम कानून भी बताया जा सके कि आपका दायरा ये है, आप इसके बाहर ना जाना। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ की स्पेस टेक्नोलॉजी जाके तुम पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी और देश को बेचाओ। ठीक है, तो ये चीजें के लिए किया गया है। आगे, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव ये लॉन्च की गई है केरल में। ठीक है, केरल में सोलर एनर्जी से चलेगी। यहाँ पर देखो इसका नाम होगा, ये कंपनी है KSINC, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम होगा सूर्यांशु। क्या नाम है? सूर्यांशु। यहाँ पर नाव पर भी लिखा हुआ है सूर्यांशु। ओके, तो ये केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन यानी KSINC के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सूर्यांशु नाम का सौर ऊर्जा से चलेगा पर्यटक नाव होगी, भारत की पहली ऐसी। अभी हाल फिलहाल में नॉर्वे ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली नौका लॉन्च किया था। ओके, आगे, किस देश के कलाकार दांते अकीरा उवाई ने विंटर यूथ ओलंपिक गैंगवान 2024 के लिए पदक डिजाइन प्रतियोगिता जीती? देखो, मेडल डिजाइन प्रतियोगिता ये अलग प्रकार की एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है। आप जो मेडल देखते हो ना ओलंपिक में मेडल देखते हो, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है, उसको कोई ना कोई तो डिजाइन किया ही हो रहता है ना। तो वो जो डिजाइन किया जाता है उसके लिए कराया जाता है कंपटीशन। जो कंपटीशन जीतता है, मतलब जिसकी डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, उसको मिलता है पुरस्कार। तो 2024 वाला जो होने वाला है ओलंपिक, उसके लिए जो मेडल्स होंगे उनको डिजाइन किया है ब्राजील के दांते अकीरा उवाई ने। मतलब इनका वाला जीत गया ये प्रतियोगिता मेडल डिजाइन का, और इन्हीं वाला जो डिजाइन है बनाया गया इन्हीं के द्वारा, यही अब मेडल दिया जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर अब देखो, आप ब्राजीलियन आर्टिस्ट विंस विंटर यूथ ओलंपिक गेम गैंगवान 2024। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विंटर यूथ ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए है। तो स्लोगन इसका रखा गया है ग्रो टुगेदर साइन फॉर एवर। एशिया में पहली बार ये आयोजित होगा। ठीक है, विंटर यूथ ओलंपिक गंगवान में होगा, चौथा संस्करण इसका होगा। विंटर ओलंपिक इससे पहले वाला बीजिंग में चाइना में आयोजित किया गया था, 2022 वाला। अगला, बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास ओरियन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ओरियन एक्सरसाइज दोस्तों ये नाटो के द्वारा एक्सरसाइज होता है, लेकिन इसमें अक्सर फ्रांस इसको आयोजित कराता है, मतलब कि फ्रांस में ही आयोजित होता है। तो फ्रांस का बड़ा योगदान रहता है। इस बार ये इतना ज्यादा चर्चे में क्यों है? क्योंकि इस बार भारतीय सेना को भी इसमें शामिल किया गया है, भारतीय वायुसेना को भी इसमें इन्वाइट किया गया था। यहाँ पर देखो आप, आर्टिकल है, नाटो की ही वेबसाइट से आर्टिकल लिया गया है। फ्रांस कंडक्ट इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। फ्रांस ने अपना लार्जेस्ट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया, जो कि पिछले डिकेड का सबसे बड़ा था, ओरियन 2023 विद नाटो फोर्सेस। नाटो फोर्सेस के साथ इन्होंने ये किया है, और इसमें
भारतीय जो राफेल लड़ाकू विमान है ये भी हिस्सा लेने गए हैं ओरियन 2023 में। क्लियर है? चलिए, 7,000 से ज्यादा नाटो के सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला, हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो बसोहाली पेंटिंग जो होता है ये जम्मू कश्मीर का है प्रोडक्ट और इसको भी मिल गया है जीआई टैग। आर्टिकल आपके सामने है बिजनेस स्टैंडर्ड का, फेमस बसोहाली पेंटिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गेट्स जीआई टैग। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है ही, इसको और ज्यादा ब्रांडिंग किया जाएगा। जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। जीआई टैग दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर क्षेत्र से बात करें तो एक और प्रोडक्ट है केसर। केसर को, जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का पता लगाने के लिए जूस मिशन लॉन्च किया? तो देखो, जूस मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के बारे में डिटेल स्टडी किया जा सके। वैसे आपको इसके बारे में बताऊं इससे पहले एक पॉइंट मुझे याद आ जा रहा है, उसको रिवाइज करा देता हूं आपको। अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी कि बृहस्पति ग्रह के 12 और नए उपग्रह खोजे गए हैं। जब 12 नए उपग्रह खोजे गए तो उसके बाद इसके उपग्रहों की टोटल संख्या जो हो गई वो हो गई 92। ठीक है, टोटल संख्या 92 हो गई और इसके बाद ये हो गया लार्जेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ये ग्रह हो गया बृहस्पति। शनि को इसने पीछे छोड़ दिया। चलो अब यहां पर आ जाते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसने जूस मिशन लॉन्च किया है जो एक्सप्लोर करेगा जुपिटर के मून का, खास करके कौन से, कैलिस्टो, गनीमेड। ठीक है, कैलिस्टो, यूरोपा और गनीमेड, ये 3 उपग्रह को स्टडी करेगा। जूस का फुल फॉर्म होता है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन। फ्रेंच गुयाना के कोरू से इसे लॉन्च किया जाएगा। 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है, बेसिकली लॉन्च किया जा चुका है। 8 साल तक ये यात्रा करेगा। ओके, अगला, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस यानी आईबीसीए का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया है। ये एक ऐसा अलायंस होगा जो ये इंश्योर करेगा कि जो बिग कैट्स होते हैं ना, बिग कैट्स बोले तो एक तो कैट आप जानते हो बिल्ली, बिल्ली की जो बिग कैट कहलाती हैं वो बड़ी वाली प्रजातियां जैसे कि शेर, चीता, ठीक है, टाइगर हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर तेंदुआ होता है, जैगुआर होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इन सबका लगभग 7 से 8 होते हैं। ये सभी नाम लिखे गए हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, हिम तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सभी जो हैं 7 प्रकार के बिग कैट्स, इनका संरक्षण किया जा सके। तो कर्नाटक में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको उद्घाटन इसका किया है। वैसे आपको बता दें कि कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर चीते पाए जाते हैं, क्योंकि चीते लाए गए हैं नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से। नमीबिया से 8 चीते लाए गए थे और साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। तो बेसिकली 20 होने थे लेकिन एक की मृत्यु हो गई है, 19 चीते अभी बचे हैं और 19 चीते भारत में 70 सालों के बाद लाए गए हैं। ठीक है, अभी के टाइम पर कुनो नेशनल पार्क में। अगला, किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। विश्व का पहला है ये एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। जो एशियाई किंग गिद्ध होता है ना, वो उसका संरक्षण किया जा सके, वो विलुप्त भी हालांकि घोषित किया जा चुका है। तो यूपी के महाराजगंज जिले में यह स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला ये होगा जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र एवं प्रजनन केंद्र। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 2004 में IUCN ने इस प्रजाति को लगभग विलुप्त की श्रेणी में रखा था और 2007 में इसे गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, SSC CGL का जो सफलता बैच है टायर 1 टायर 2 के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट वाइज जीके, कंप्यूटर क्लासेस, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो टायर 1 टायर 2 एग्जाम दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं रेलवे लोको पायलट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट वीडियो कोर्स इसका भी आ चुका है, जिसमें आपको मैथ रीजनिंग को लेकर के भी पढ़ाया जाएगा, मैथ रीजनिंग साइंस। ठीक है, इसके अलावा आपको जीके जीएस तो पूरा मिलेगा ही, करंट अफेयर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और स्टैटिक वगैरह सब कुछ आपको दिया जाएगा। यानी ये कंप्लीट बैच है और ये जीएस स्पेशल बैच है। दोनों बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप MJT ऐप का रुख करें, MJT ऐप की तरफ जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिलेगा, वहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के मिल जाएगा। एक बार आप मौका जरूर दें, एक बार आप ट्राई जरूर करें, यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए,
तो 7235939467 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ध्यान रखिएगा, कॉल मत करना, उठाऊंगा नहीं, व्हाट्सएप करना, ठीक है, तो रिप्लाई जाएगा जरूर। तो इस पर आप व्हाट्सएप करके और जानकारियां ले सकते हैं। आगे, हाल ही में सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीत लिया है CR राव ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है CR राव, और इन्हें सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार का जो समकक्ष माना जाता है वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जिसके तहत $80,000 का प्राइज मनी ये पाए हुए हैं। 2016 में ये पुरस्कार स्थापित किया गया था, हर दूसरे वर्ष दिया जाता है। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कहां से? इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम को शुरू किया है। 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम में हिस्सा बने और वहां पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है इसको समझिएगा दोस्तों। भारतीय सरकार ने अभी 2022-23 के बजट में ये घोषणा किया था कि 2022-23 से लेकर 2025-26 के दौरान वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसके तहत 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इस प्रोग्राम के तहत होगा ये कि जो भी अपने बॉर्डर वाले एरिया हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह, खास करके उत्तरी सीमा के जो राज्य हैं, इनसे सटे 19 जिलों में, इनके जो 19 जिले हैं उनके 46 ब्लॉकों के 2968 गांवों की व्यापक विकास की जाएगी, उनका व्यापक डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसको लेकर के ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की गई थी और अभी अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अमित शाह जी ये केंद्रीय गृह मंत्री तो हैं ही हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय भी ये संभाल रहे हैं। आगे, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस वैक्सीन निर्माता कंपनी ने बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों अभी बेस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन का अवार्ड जीत लिया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने ही दोस्तों बनाया था कोवैक्सीन जो भारत की है ना वैक्सीन, ये भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया गया था और इस भारत बायोटेक कंपनी को इसी वैक्सीन की वजह से वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में सम्मानित किया गया है, इसे पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित एक कांग्रेस में समिट में एक प्रकार से इवेंट में इनको बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित एक कंपनी है, भारतीय कंपनी है। इसके संस्थापक और चेयरमैन है कृष्णा इला, इनको अभी पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आगे, भारतीय चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? ये इस महीने का सबसे चर्चित क्वेश्चन रहा। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा अभी आम आदमी पार्टी को दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों से उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन भी लिया है, यानी कि पहले 8 पार्टियां हुआ करती थी, ठीक है, नेशनल पार्टी, 8 में से 3 का दर्जा छीना गया, बची 5, और एक आम आदमी पार्टी को फिर से राष्ट्रीय पार्टी का फिर से क्या मतलब पहली बार ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो आज के टाइम पर 6 ऐसी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी का तमगा अपने हाथ में ली हुई है। नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है इसको भी मैंने आपको बताया था, तो इस पर भी बात करेंगे। पहले पार्टियों के नाम जान लो। देखो, आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, इसमें इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। छीना किसे किसे गया है? तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी वाली पार्टी है उससे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी BCP, इन तीनों से दर्जा छीन लिया गया है। अब वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं नेशनल पार्टी? तो BJP है, जो कि ये भी बताया गया इसी रिपोर्ट में कि दुनिया की सबसे बड़ी ये पार्टी बनकर के उभरी है, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ा इकोसिस्टम वाली कोई पार्टी किसी देश में है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 में स्थापना हुई थी इसकी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है MCP, बहुजन समाज पार्टी यानी BSP मायावती की, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP, आम आदमी पार्टी यानी आप जो अरविंद केजरीवाल की। तो ये पार्टी 6 हैं जिन्हें नेशनल पार्टी का तमगा मिला है। अब जानते हैं प्रोसेस। वैसे तो इस पर मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो उससे भी और अच्छे से समझ सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पर समझ लो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस जो पार्टियां फुलफिल करती हैं उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी है जो 4 राज्यों में प्रादेशिक या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर कम से कम 4 राज्यों में आप क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करते हो तो। कोई दल है अगर 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% की सीटें जीत जाता है
या कम से कम 11 सीटें, मतलब अब 2% आप निकालोगे 543 से, ठीक है, तो 10-11 सीटें आएंगी। तो ये 11 सीटें अगर अलग अलग राज्य से, मतलब इन 3 अलग अलग राज्यों से होती हैं, लोकसभा की सीटें हों और इन 3 राज्यों से हो उस पार्टी की, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, देखिए ये या लगा है, मतलब कि इनमें से कोई होना चाहिए एक। अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट भी हासिल कर रही है ना, तो उसको भी मिल सकता है दर्जा। क्लियर है? चलिए, आम आदमी की पार्टी के केस में यहां पर मैंने आपको बताया था 4 राज्य जो हैं उसमें इसका परफॉर्मेंस देखते हुए किया गया, यानी पहली ही कंडीशन ये फुलफिल कर रहा था, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात। क्लियर है? आगे, हाल ही में फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा मिला? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने बताया कि तिब्बत जो है ये दुनिया का सबसे कम आजाद देश है, क्योंकि तिब्बत पर तो 1959 से ही चाइना ने कब्जा कर रखा है। हालांकि ऑफिशियल रूप से तिब्बत भी अभी देश माना जाता है, लेकिन कहीं ये ग्राउंड लेवल पर एग्जिस्ट करता नहीं है। चाइना पूरा पूरा चाइना अपने आप को मानता है। तो फ्रीडम हाउस इंडेक्स ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी की। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 इस पूरा रिपोर्ट का नाम था। इसमें इन्होंने बताया दक्षिण सूडान, सीरिया और तिब्बत ये सभी दुनिया के सबसे कम मुक्त देश हैं। ठीक, आगे, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भिक्षुता मेला यानी पीएम नाम का आयोजन कहां पर किया? तो भारत सरकार के द्वारा ये राजस्थान में इसका आयोजन किया गया, पीएम नाम का। ठीक है, यहां पर आप देखो आर्टिकल है आपके सामने, उधमपुर राजस्थान में किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित 10 अप्रैल को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। पीएम नाम का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों नीलेश तांबरे को। किसे? नीलेश तांबरे को। यहाँ पर द प्रिंट का आर्टिकल आपके सामने है, नीलेश तांबरे ऑनर्ड विद द मराठा उद्योग रत्न। तो ये जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, इन्हें अप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो नासिक, मुंबई में इन्हें अभी हाल ही में मराठा उद्यमी सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया है। आगे, किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की? तो संजीवनी परियोजना अभी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की ये योजना है, मोबाइल वेटरनरी सर्विस होगा संजीवनी नाम का, हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया हुआ है, जिससे छोटे डेयरी किसान और पशुपालकों की आजीविका का उत्थान किया जा सके। अब इसका उद्देश्य ये होगा कि टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर तक सुविधाजनक रूप से और हाई क्वालिटी वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रोवाइड किया जा सके, पहुंचाया जा सके। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इनिओचस अभ्यास आयोजित हुआ? तो भारत और ग्रीस ने ये किया है अभ्यास इनिओचस। याद रखिएगा, थोड़ा सा अटपटा नाम आपको दिख रहा होगा, लेकिन याद करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ग्रीस जो है अमूमन भारत इससे एक्सरसाइजेस करता नहीं है। इनिओचस ये अभी एक्सरसाइज हुई है भारत और ग्रीस के बीच में, ग्रीक सिटी टाइम्स में ये लिखा हुआ है, देखिए ग्रीस इनिओचस एक्सरसाइज। तो इसमें भारतीय वायुसेना गई है, ये भूमध्य सागर में आयोजित होगा। ठीक है, इनिओचस। ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है, एथेंस आपको नाम याद आ रहा होगा, पहला ओलंपिक यहीं पर खेला गया था। ठीक है, एथेंस में ही। एल&टी कंपनी द्वारा भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? एल&टी कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है, इसके द्वारा बेंगलुरु कर्नाटक में 3D प्रिंटिंग वाला डाकघर भवन बनाया जा रहा है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। यहाँ पर देखिए 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इंडिया का पहला ये पोस्ट ऑफिस होगा, बेंगलुरु में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो 1946 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, इसके अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नाइक। 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो इस बार दोस्तों जलियांवाला बाग मैसेकर की 104वीं बरसी मनाई गई। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, 1919 को घटना हुई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर का एक स्थान है, एक प्लेस है, वहां पर काफी लोग इकट्ठा हुए थे। किसके लिए इकट्ठा हुए थे? सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वहां के जो रीजनल नेता थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। उनके विरोध में ये वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, 20 से 25 हजार लोग। और फिर जनरल डायर आते हैं और वहां पर लगातार गोलियां चलवाना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि 300 से 400 लोग की मृत्यु हुई, लेकिन बताया जाता है जो लोग वहां पर थे, मौजूद थे, उनका कहना यह था कि 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो अमृतसर पंजाब में ये जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड।
ठीक है, इसकी 104वीं बरसी अभी मनाई गई है। इसके बाद बहुत सारे इवेंट हुए और ये जो इवेंट है भारतीय क्रांति जो स्वतंत्रता संग्राम था कहें, उसमें एक आग में घी डालने का काम किया और इसके बाद से फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा का पूरा देश जो है वो इकट्ठा हो गया था। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने अपना पूरा सम्मान जो ब्रिटिश सरकार से प्राप्त किया था वो सब वापस कर दिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वगैरह वगैरह। चलिए आगे। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स के अनुसार सबसे अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर? भारत इसमें है 5वें स्थान पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट कौन सा देश कितना कर रहा है, इसको लेकर के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है अपनी, और इंडिया को 5वें स्थान पर इसने बताया है। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूके और चौथे पर इजराइल है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी पेशकश कर रहा है। अभी आपने एक नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। ये बड़ा बवाल मचाया हुआ है। चैट जीपीटी ये एक टूल है ओपन एआई का। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारे काम जो है ये आसान कर देता है। ठीक है, आगे। आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? वो बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी करना, ये एक अद्भुत रिकॉर्ड बन गया है धोनी के नाम। और सेकंड पोजीशन पर जो है वो अभी बहुत पीछे हैं। मतलब आप देखोगे रोहित शर्मा अभी 146-47 मैचों में ही कप्तानी किए हैं मुंबई इंडियंस के लिए, जबकि वहीं चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल में धोनी ने 200 से ज्यादा मैचों की कप्तानी कर ली है। चेन्नई सुपर किंग टीम के मालिक हैं एन श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चित्रा श्रीनिवासन, रूपा गुरुनाथ मैप्पन, ठीक है, ये सभी हैं। धोनी 2008 में सीएसके से जुड़े। बीच में 2016-17 में जब सीएसके को बैन किया गया तो उस टाइम पुणे सुपर जायंट्स आई थी। पुणे सुपर जायंट्स में भी 1 साल ये कप्तानी किए थे। 1 साल स्टीवन स्मिथ को बनाया गया था कप्तान। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ये भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट फ्रेंचाइजी भी बनी है। मतलब कि ऐसी स्पोर्ट फ्रेंचाइजी जो यूनिकॉर्न है, ठीक है, यानी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। अगला, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में रैपिडेक्स का उद्घाटन किया गया। रैपिडेक्स जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ठीक है, क्षेत्रीय रेल सेवा मतलब एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपने सुना होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये क्या है? ये रीजनल नहीं है, ये लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, ये भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है लेकिन लंबी दूरी तय करती है। और जबकि इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो रीजनल कवर करती है उसका नाम है रैपिडेक्स। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एनसीआरटीसी के द्वारा, द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, गाजियाबाद मेरठ के बीच में ये चलेगी। आगे, किस देश के तट से श्रेणी 4 के उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान इल्सा टकराया? तो ये टकराया है ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल फिलहाल में। इल्सा नाम रखा गया है इस चक्रवाती तूफान का। ये कैटेगरी 4 का है उष्ण कटिबंधीय तूफान। ठीक है, तो कैटेगराइज किया गया रहता है कैटेगरी 4, कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 5 वगैरह करके। तो जो कैटेगरी 4 का है इसके तहत हवाओं की गति 160 किलोमीटर पर आवर से 200 के आसपास में रहती है। ठीक है, कैटेगरी 5 जो होता है ये 200 से ज्यादा होती है। अगला, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ए हेल्प प्रोग्राम, स्टेट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा। देखो जैसे यूपी में या अन्य राज्यों में आशा काम करती है ना, आशा कार्यकर्ता जो काम करती हैं, मतलब ये हेल्थ से जुड़ी होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो गाँव में बिल्कुल बेसिक जो नींव है, मतलब की जो शुरुआत है, वो आशा हेल्थ वर्कर के द्वारा ही सारी रिपोर्ट जाती है। ऐसे ही पशुओं के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ए हेल्प एजेंट तैयार किए जाएंगे, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये पशुओं से रिलेटेड उनकी बीमारियां, उनकी टैगिंग, उनका बीमा, ये सारी चीजें करवाएंगे। ठीक है, अगला, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला जी को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आर्टिकल आपके सामने है, गेट्स बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला। इनको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, सम्मानित किया गया है 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड समारोह में। इसके अलावा कुछ और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जेआरडी टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड, ये मिला है टाटा स्टील के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन को।
और ABB इंडिया जो कंपनी है इसे MNC ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? देखो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अभी आयोजित हुई तो उसमें भारत के आए 14 मेडल, जिनमें 7 तो भारतीय महिलाओं ने जीते, 7 भारतीय पुरुषों ने जीते। तो 7 मेडल यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं के बारे में पूछा गया है, तो 7 महिलाओं ने जीते हैं, 7 पुरुषों ने, टोटल 14 मेडल भारत को मिले हैं। यहाँ पर देखिए अस्ताना कजाकिस्तान में ये आयोजित हुआ था, 9 से 14 अप्रैल को आयोजित हुआ था, 36वां संस्करण था। इंडिया ने 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। कजाकिस्तान मेडल टेबल में टॉप पर रहा क्योंकि इसने 7 गोल्ड जीते हैं, ठीक है, और भारत 7वें स्थान पर रहा था। अमन सहरावत, इनका नाम आप याद रखना क्योंकि इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। बाकी जो सिल्वर मेडलिस्ट थे उनमें रुपिन, अंतिम पंघाल और निशा दहिया थी, क्योंकि 3 ही सिल्वर आए थे। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों इस पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज और PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी हर महीने की तरह। आप हर एक महीने की PDF, फ्री क्विज, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप से। बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है, एक बार आप इसको जरूर डाउनलोड करिए और इसमें जाकर के आप वीडियो कोर्स सेक्शन में भी जाइएगा, आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हमारे पेड बैचेस भी मिल जाएंगे, हमारी पेड ई-बुक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। आप जाकर के एक बार हर एक सेक्शन में जरूर चेक कीजिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, स्टडी मटेरियल बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, तो फिलहाल यहीं पर वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप भी अपना ज्वाइन कर लीजिए और तब तक के लिए बस नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।